ये कहानी आगरा के पास छोटे से जोधापुरा गांव की है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का इस दुनिया में उसके बेटे सिवा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसके पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामू को अपने बेटे की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभाई थी। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटे के लिए जरूरी सामान का इंतजाम करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में भयंकर बारिश हुई थी। भयंकर बारिश के कारण गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामू के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे। रामू के पास पैसों की परेशानी के कारण उसने कुछ समय से शिवा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी थी। इसी चिंता से रामू घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उससे परेशान देखकर उसका बेटा उसके पास आता है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है। मुझे बताइए क्या हुआ है। बेटा, तुम तो जानते हो कि इस साल बारिश ज्यादा होने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वह भी खत्म होने को है। इसीलिए फसल तक घर किस तरह चलाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेता हूँ। नहीं बेटे, उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, ऐसी हालत में मुझे आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए। स्कूल के टीचर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल अपने टीचर से कह दूंगा कि कल परसों में तुम्हारी फीस भर देंगे। इतना कहकर शिवा अपने कमरे में चला जाता है। शिवा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल की फीस भर दूंगा। मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। रामू इसी चिंता से परेशान होकर अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वह अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे मोहनलाल सेठ से पैसे ब्याज पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही शिवा की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास यही जरिया बचा है। मैं कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। मोहनलाल सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्याज पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते तो वह उनके खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामू मोहनलाल सेठ के घर पहुंच जाता है। राम राम सेठ जी। हाँ बोलो रामू, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार भयंकर बारिश हुई है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन रामू, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही हो मेरे बारे में। मैं उसूलों का पक्का हूं। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों अपने नाम करा लूंगा। मोहनलाल सेठ की बात सुनकर रामू सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वह नहीं चुका पाया तो यह सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इसे पैसे नहीं लूंगा तो शिवा की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ रामू, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ रामू को पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी। मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना
कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। रामू वहां से पैसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वह अपने बेटे शिवा को बुलाता है। शिवा बेटे, जरा बाहर तो आओ। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? तुम स्कूल की फीस की बोल रहे थे ना, वह मैं लेकर आया हूं। लेकिन पिताजी, आप तो कल बोल रहे थे आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप ये पैसे कहां से लाए? बेटा, ये पैसे मैंने मोहनलाल सेठ के पास से ब्याज पर लिए हैं। पर पापा, वह सेठ तो बहुत खराब है। वह ब्याज के नाम पर लोगों की जमीन और घर को ले लेता है। हाँ बेटा, पर अभी के लिए इसके अलावा हमें कोई पैसे नहीं दे सकता था। फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरना भी जरूरी थी, इसीलिए अभी के लिए उनसे मैं पैसे ले आया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक छोटा सा घर है। अगर उस मोहनलाल सेठ ने हमसे हमारा घर और जमीन दोनों छीन लिए तो हम कहां जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं अपनी खेती बाड़ी का काम भी कर लूंगा और बचे कुचे पैसों से सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन से रामू सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी सब्जियां एक बार लोगे बार बार आओगे। देखते ही देखते उसके पास सब्जियों वालों की भीड़ लग जाती है और धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। रामू जब सब्जियां बेच रहा होता है, इसी वक्त वहां बिरजू बाजार में घूम रहा होता है। बिरजू रामू की तरह गांव में खेती के अलावा कुछ नहीं करता था। बिरजू के पास रामू से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। बिरजू जब रामू को सब्जी बेचता देखता है तो वह सोचता है, लगता है इस बार की बारिश ने रामू की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वह खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूं, शायद वह मुझे बेच दे। फिर क्या था, बिरजू तुरंत रामू के सब्जी के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे रामू भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेतीबाड़ी छोड़ दी क्या? क्या बिरजू भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल की बारिश के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और अब अगले फसल के मौसम तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा, तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर रामू भाई, तुम तो रो रहे थे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये सब के लिए कहां से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं थे, और ऊपर से शिवा के स्कूल की फीस भी भरनी थी। तो मोहनलाल सेठ के पास से कुछ पैसे ब्याज पर ले लिया, और शिवा की स्कूल की फीस भी वर्दी और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा दिया। रामू की बात सुनकर बिरजू खुश हो जाता है, क्योंकि बिरजू को रामू की जमीन खरीदनी थी, पर रामू उसे बेचने को तैयार नहीं था। चलो, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि इस रामू ने मोहनलाल से पैसे ब्याज पर लिए हैं। अब यह उसके पैसे चुका नहीं पाएगा, फिर मोहनलाल इसकी जमीन ही से छीन लेगा, फिर वह जमीन में उसे खरीद लूंगा। क्या कहा रामू भाई, तुमने मोहनलाल सेठ से पैसे ब्याज पर लिए हैं। जानते हो ना वह कितने दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, मैं जानता हूं, पर वह तो तब होगा ना जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है मैं अगली फसल तक तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूं। इससे जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्चे में काम आएंगे, और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। बिरजू रामू के ये बात सुनकर खुश तो था, रामू के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। हाँ भाई, मैं भी देखता हूं,
अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूं। मेरे पास इतना अच्छा मौका था रामू की जमीन लेने का, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है, फिर तो मैं वह जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूं, मोहनलाल सेठ से मिलकर रामू की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूं। राम राम सेठ जी। अरे बिरजू भाई, आप यहाँ और सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास होगी। कहा सेठ जी, गुन चुन कर 10 या 20 होगी। कौन सा मुहावरा भाई? भाई तुम्हारी बात सुनकर एक मुहावरा याद आ गया। भाई बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। बस भाई, मजाक छोड़ो। मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया था। बोलो भाई, क्या काम था? मैंने सुना है उस रामू ने तुमसे पैसे ब्याज पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही तो लेकर गया। क्यों बिरजू भाई, उसे पैसे नहीं देना था क्या? क्या उसे तुमने बताया था ना कि अगर वह तुम्हारे पैसे नहीं लौट आएगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे? हाँ, मैंने उससे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। ये बहुत सही किया तुमने। बिरजू भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे। मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वह मुझे बेचने का प्रस्ताव दिया था, पर वह हमेशा मना कर देता था। पर इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उस जमीन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तो फिर सीधा मुझसे बात करो उस जमीन की। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा। मैं जानता हूं उसे। मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा मैं अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा। पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है, और मैं खुद देख कर आ रहा हूं। वह बहुत अच्छा चल भी रहा है, और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकी तो वह कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर देगा। बिरजू की बात सुनकर मोहन सेठ भी थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा बिरजू भाई? ऐसा हुआ तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से चले जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई, कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है। तुम बस रामू से अपने पैसों का पूछते रहना, और जैसे ही वह कहे कि 2-3 दिनों में दे दूंगा तो फौरन मुझे बता देना। मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा और वह तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा। अगर वह पैसे नहीं दे पाया तो जमीन और घर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी। उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। बिरजू की तरकीब सुनकर मोहनलाल सोचता है, सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी बिरजू करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रामू का घर भी। मुझे मंजूर है बिरजू भाई। मैं थोड़े थोड़े दिनों में रामू से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा, और जैसे लगेगा कि उसके पास पैसे इकट्ठा हो गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब दोस्तों, आगे की स्टोरी देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।